हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिजन के बारे में। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, कॉलिजन से अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हम इस वीडियो में कवर क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले कॉलिजन के बारे में बात करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ कॉलिजन के बारे में बात करेंगे, जितने भी टाइप्स हमारे पास होते हैं। फिर हम जो एक्सप्रेशन हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन का एक्सप्रेशन डिराइव करना, हम वो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। मतलब आफ्टर कॉलिजन जो बॉडीज की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, और साथ ही साथ हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलिजन के बारे में। कॉलिजन क्या होता है? जैसे हम सब जानते हैं, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो उसी को हम बोलते हैं कॉलिजन। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब कॉलिजन होता है तो एनर्जी और मोमेंटम चेंज हो सकता है, कभी कभी होता भी और कभी नहीं भी होता है। तो मे और मे नॉट चेंज, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इट इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ मोमेंटम और एनर्जी मे चेंज। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक बॉडी इधर से आ रही है, एक बॉडी इधर से आ रही है, ठीक है। इनका अपना अपना मोमेंटम है, अपनी अपनी एनर्जी। एक दूसरे से टकराई इस तरह से, और टकराने के बाद क्या हुई, इस तरह से वापस चलेगी। तो इनकी जो एनर्जी है और जो मोमेंटम है उस पर क्या आ जाएगा, असर पड़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कॉलिजन क्या होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कॉलिजन होता है तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। मतलब जितना मोमेंटम बिफोर कॉलिजन रहा होगा उतना ही मोमेंटम क्या रहा होगा, आफ्टर कॉलिजन रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ, देखो। जैसे मान लीजिए एक बॉडी हमारे पास ये है m1, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और एक बॉडी हमारे पास है m2, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, u2 से। अब क्या हुआ, इनमें कॉलिजन हुआ इस तरह से m1 m2, और कॉलिजन के बाद जो m1 है वो v1 वेलोसिटी से मूव करने लगी, और जो m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी। तो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कॉलिजन कितना है मोमेंटम, m1 v1 प्लस m1v1 प्लस m2v2, ये है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? अब बात करें, टोटल एनर्जी जो होती है वो भी कंजर्व्ड होती है कॉलिजन में। मतलब बिफोर कॉलिजन जितनी एनर्जी होगी, आफ्टर कॉलिजन उतनी ही एनर्जी होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी। अब कैसे बोल सकते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी? देखिए, जैसे हमने पिछली कहानी पढ़ी कि अभी हमने डायग्राम समझा कि किस तरह से होता है। डायग्राम पढ़ा ना हमने, m1 u1 m2 u2 टकराए, और फिर वेलोसिटी कितनी होगी, m1 की v1 होगी और m2 की v2 होगी। तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कैसे रहती है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कि एनर्जी बिफोर कॉलिजन, एनर्जी बिफोर कॉलिजन कितनी रही होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये काइनेटिक है, लेकिन हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जो टोटल एनर्जी होगी, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल जितनी भी हो सकती है, वो सब क्या रहेगी, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कॉलिजन में कंजर्व रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। और इसी के बेसिस पे कि किसी कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं, इसी के बेसिस पे कॉलिजन हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। क्लियर हुआ? एक ऐसा कॉलिजन जिसमें सब चीज कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। मतलब लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही दोनों में, टोटल एनर्जी भी दोनों में कंजर्व रहेगी, लेकिन जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। तो ध्यान रखना है कि कॉलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसको इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, जो कि सब में रहता है। टोटल एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अब इसका एक एग्जांपल हमसे पूछा जाए कि इसका एग्जांपल अगर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जब कॉलिजन होता है, वो जो कॉलिजन उनके बीच में होता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन की। तो एक ऐसा कॉलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम जो है बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन वो तो कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी सिस्टम की बिफोर एंड आफ्टर, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी। तो इसका अगर हमसे कोई एग्जांपल पूछता है कि इसका एग्जांपल क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स। जैसे दो व्हीकल्स एक्सीडेंट होता है तो उनके बीच में उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, कंजर्व नहीं रहेगी। तो कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, या फिर हम बोल सकते हैं
कोलिजन बिटवीन अ बॉल एंड अ फ्लोर, जब हम किसी बॉल को फ्लोर पे मारते हैं तो पहली बार में वो ज़्यादा ऊंचा उछलती है, सेकंड टाइम में वो कम ऊंचा उछलती है, होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी लॉस हो जाती है कुछ टकराने के बाद, कोलिजन के बाद। तो ध्यान रखना है, इन इलास्टिक के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है, और इलास्टिक का हमें ध्यान रखना है कि कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो एक कोलिजन और आता है हमारे पास, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, और कोलाइड करने के बाद वो एक दूसरे से क्या होती हैं, चिपक जाती हैं, और फिर कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करती है। कितना इजी है कि कोलिजन इन विच टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे जैसे मड है, जो कीचड़ होता है, मड होता है, ठीक है, वो जब वॉल पे जाता गिरता है तो वॉल पे क्या होता है, वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो वॉल और मड के बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, और दोनों एक दूसरे से क्या हुए, चिपक गए। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। या जैसे हमने कोई बुलेट फायर की किसी वुडन ब्लॉक में, तो जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक में ही रह गई, दोनों एक दूसरे पे चिपक गए, ठीक है, अंदर चले गए उसकी, तो उसी को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस वाले परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब वो एक दूसरे से स्टिक होगी, जैसे मड जो है वो वॉल से स्टिक हो गया, तो मड की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। जैसे बुलेट है वो वुडन ब्लॉक में फायर्ड होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बट जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में वो मैक्सिमम होता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग वो कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी, तो बिफोर कोलिजन क्या था, देखो बिफोर कोलिजन ये m1 u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ये m2 किसके साथ मूव कर रहा था, u2 वेलोसिटी के साथ। अब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ये टकराए, और टकराने के बाद ये m1 और ये m2 ये कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करना स्टार्ट हो गए। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, और आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1v1 प्लस m1v प्लस m2v, मतलब m1 प्लस m2 इंटू v। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारी कॉमन वेलोसिटी आ गई। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कॉमन वेलोसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। तो बहुत इजी है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, कोलिजन इन विच टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सुपर इलास्टिक या फिर एक्सप्लोजिव कोलिजन के बारे में। क्या होता है, तो एक ऐसा कोलिजन जिसके होने से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता है, उसे हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक या फिर एक्सप्लोजिव कोलिजन, ठीक है। एक्सप्लोजन हो रहा है एक तरह से। तो जैसे क्रैकर होते हैं, एक क्रैकर आते हैं ना दिवाली पे, कि हम अगर उसे फ्लोर पे जोर से फेंके तो वो फटते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्टोन वगैरह होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत दूर जाते हैं, एकदम से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उस तरह के कोलिजन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव कोलिजन या फिर सुपर इलास्टिक कोलिजन। अब हम बात करते हैं हेड ऑन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन। तो देखो ऐसा कोलिजन जैसे ये है, एक पार्टिकल ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये दोनों आपस में टकराई, और टकराने के बाद ये एक ही एक्सिस पे मूव कर रही हैं, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही हैं। ये इस तरह से एक ही लाइन पे आ रही हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ पे, और टकराने के बाद ये उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही हैं। तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल कोलिजन। जैसे कोलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स, अगर दो रेलवे कंपार्टमेंट के बीच में कोलिजन होता है तो वो इसी तरह से मूव करते हैं, इस तरह से, ठीक है, टकराएंगे इस तरह से, तो वो इसी तरह से मूव करेंगे पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन पाथ में। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोलिजन के बाद अगर दो बॉडीज पहले स्ट्रेट लाइन पाथ में आ रही है सामने से, लेकिन कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद वो टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, कोई इधर चली गई, कोई इधर चली गई टकरा के, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं 2D कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन। इसका एग्जाम्पल बहुत आसान सा है कि कोलिजन बिटवीन टू कैरम कॉइन्स। कैरम के जो कॉइन्स होते हैं, जब हम एक कॉइन को दूसरे कॉइन से मारते हैं इस तरह से, तो होता क्या है, जब हम एक कॉइन को दूसरे कॉइन से मारते हैं तो वो दोनों कॉइन जो होते हैं टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बहुत रेयरली होता है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर हुआ।
चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। अभी हमने टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में स्टडी किया, अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हमारे पास वैसे एक्सप्रेशन, तीन एक्सप्रेशन हमें पढ़ने हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, सेकेंड हमें पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। क्या पढ़ना है? इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। और फिर थर्ड हमें पढ़ना है इन इलास्टिक इन वन डायमेंशन। तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? घबराना नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इसे। एक हमें अगर समझ में आ गया तो बाकी हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। पर ध्यान रखना है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोलिजन होता कौन सा है हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन से। किससे बात करेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो देखिए शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बॉडी ली जिसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1। दूसरी बॉडी ली m2 जिसका वेलोसिटी है u2, ठीक है। इनके बीच में कोलिजन हुआ, ये हुआ कोलिजन m1 और ये m2, और ये हो गया आफ्टर कोलिजन केस। m1 की वेलोसिटी होगी v1 और m2 की वेलोसिटी कितनी होगी? v2 होगी आफ्टर कोलिजन। तो ये बिफोर कोलिजन का केस है, ये ऑन कोलिजन का केस है, और ये आफ्टर कोलिजन का केस है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हमें पता है हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे कि सिंस, क्या बोलेंगे? सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम, ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम बोल सकते हैं क्या, हम क्या बोल सकते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा किसके? m1v1 प्लस m2v2 के। तो यहां से मैं m1 वाली टर्म को एक तरफ लेके आता हूं, तो ये v1 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा u1 माइनस v1, और ये बन जाएगा m2, ये हो जाएगा v2 माइनस u2। तो ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब मैं बोल रहा हूं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कंजर्व होती है। किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। तो हम वही कॉन्सेप्ट लिख देते हैं इसका कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, यही तो होगी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इसकी। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब हाफ क्या करेंगे, सब में से कॉमन लेंगे, यहां से भी हाफ कॉमन लेंगे और इधर से भी हाफ कॉमन लेंगे, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर बराबर m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अब m1 वाली टर्म को एक तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। जैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा m1u1 माइनस v1, और ये हो जाएगा m2v2 माइनस u2। क्लियर हुआ? m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या होगा, इस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b, u1 माइनस v1 और a प्लस b अपॉन u1 माइनस v1। इसे हम लिख सकते हैं v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। इससे कैंसिल हुआ, तो यहां से आ गया u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u वाले टर्म को एक साथ लिख देंगे, तो इसको हम लिखेंगे u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। तो u1 माइनस u2 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, और v2 को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुआ? तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक हमने क्या किया, हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो देखो टकराने के बाद ये सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो वन डायमेंशनल कोलिजन है ये। अब इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो दोनों अगर कंजर्व है तो हमने दोनों के फॉर्मुले लिखे इस तरह से, और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बनी कि u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। तो u1 माइनस u2 को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। देखो u1 माइनस u2 क्या हो रहा है, पास आने वाली वेलोसिटी है, और टकराने के बाद वाली वेलोसिटी क्या है, v1 v2। तो v2 माइनस v1 को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन बोल सकते हैं हम इसको, और इसे वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेक टू। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिख रही है इसे मैं ए मान लूं, तो इस ए इक्वेशन क्या है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को निकालना है v1, क्या निकालना है v1, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि टू फाइंड v1 पुट v2। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू आएगी u1 माइनस u2 और प्लस का v1। v2 की वैल्यू पुट कर दो a में, किस में करो, a में। और अगर जब v2 निकालना होगा तो v1 की वैल्यू पुट कर देंगे a में। तो क्लियर हुआ? तो पहले हमें क्या निकालना है, v1 निकालना है। तो v1 निकालना है तो हमने क्या किया, ये वैल्यू रख दी। तो ये क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू रखी u1 माइनस u2 प्लस v1। क्लियर हुआ? अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2u1 माइनस का m2u2 और प्लस का m2v1। इतना क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये m1u1 को उधर लेके चले जाएंगे, और यहाँ से m2v2 जो है माइनस का वो इधर आ जाएगा। तो एक m2u2 यहाँ पे ऑलरेडी है, एक इधर से आएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2u2। क्लियर हुआ? और अंदर क्या बचेगा, ये m1v1 और ये माइनस का m1u1 उधर चला जाएगा, और ये प्लस का m2u1 और प्लस का m2v1। क्लियर हुआ इतना? अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये m1u1 जो है माइनस का, ठीक है, इसे इधर लेके आएंगे और इस m2u1 को भी इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा, क्योंकि v1 निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, v1। तो हम कोशिश यही करेंगे कि इस तरफ सिर्फ v1 और v1 वाली टर्म बचे, तो इन दो टर्म को हम क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2u2 प्लस का m1u1 माइनस का m2u1। ये बचेगा m1v1 प्लस m2v1। तो हम इसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2v1। इतना क्लियर हुआ? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे लिखेंगे v1 बराबर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2u2 प्लस, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम u1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा m1 माइनस m2u1 अपॉन, ये m1 अपॉन m2 इसके अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमने v1 की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, v1 की वैल्यू निकाली। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा v1 की वैल्यू किस तरह से निकलती है। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, अब हम v2 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, v2 की। तो जब हम v2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए, जब हमें v2 निकालना है तो हम इस a इक्वेशन में v1 की वैल्यू पुट करेंगे। यहां से हम v1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी, v2 माइनस u1 प्लस u2। इसको हम v1 की जगह पुट करेंगे, हम v2 निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। हम क्या बोलेंगे, टू फाइंड v2, टू फाइंड, समझ में आ रहा है, टू फाइंड v2 पुट v1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां से v1, तो v1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा v2 माइनस u1 प्लस u2। क्लियर हुआ? तो अब हम पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, नए पेज में पुट कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1, और v1 की वैल्यू कितनी आई, बताओ, v1 की वैल्यू कितनी आई, v2 माइनस u1 प्लस u2। बिल्कुल, तो m2v2। ठीक है, हमें कोशिश ये करनी है कि v2 वाली टर्म को एक तरफ रख दें और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाएं। तो कैसे आएंगी ये देखते हैं, m1u1 प्लस m2u2 बराबर, मल्टीप्लाई करते हैं m1v2 माइनस m1u1 प्लस का m1u2 प्लस का m2v2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे माइनस का m1u1 है, इसे इधर लेके आएंगे, तो ये m1u1 और ये प्लस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m1u1। क्लियर हुआ?
इसे ही रहने देते हैं M2U2 को। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये वाली टर्म जो है हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है, तो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को यहीं पे रहने देंगे, और इस M1U2 को हम इधर लाके माइनस कर देंगे, M1U2। क्लियर हुआ? अब अंदर क्या बचा यहाँ पे हम क्या करेंगे, V2 कॉमन लेंगे इसमें से, और इसमें से V2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, M1 कितना बचेगा ये, सॉरी ये बचेगा हमारे पास, कितना आएगा ये इधर आया ना, M1U1 इधर आ गया, ट्वाइस ऑफ M2U2 और माइनस का M1U2, तो ये हमारे पास आया है। तो देखिए ये हमारे पास कितना है, ये कितना बचा, M1V2 और M2V2, तो यहाँ से M1 प्लस M2, ये V2 कॉमन ले लिया। अब हम इस V2 की वैल्यू निकालेंगे, तो V2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ M1U1, और इन दोनों में से U2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा M2 माइनस M1, ये U2 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये हमारी आ गई वेलोसिटी, क्या आ गई, सेकंड वेलोसिटी। तो इस एक्सप्रेशन में हमने निकाला कि जब इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में होता है तो कोलिजन के बाद जो बॉडीज की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है। तो V1 की वैल्यू कितनी आई, V1 की वैल्यू ये निकाली और V2 की वैल्यू ये निकाली। बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, बस स्टेप्स को ध्यान में रखना है। पूरा डेरिवेशन एक साथ रटने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे ध्यान रखेंगे कैसे। वन डायमेंशन में तो वन डायमेंशन के डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी बड़ी इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर है इसमें, तो इसको डिवाइड कर देंगे मोमेंटम वाली इक्वेशन से। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। अब अगर हमें V1 निकालना है तो हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो V1 निकलेगा, ठीक है, जैसे ये निकाला। और जब हमें V2 निकालना है तो हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा V2 आ जाएगा बहुत अच्छे से। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए, अब इतने में रुकना नहीं है, अब हमें यहाँ पे कुछ केसेस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कुछ केसेस। तो यहाँ पे मैं केस लिख रहा हूँ, क्या क्या केस है, तो केस फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मैंने बोला कि अगर दोनों वेलोसिटीज जो बॉडीज टकरा रही हैं, व्हेन द टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, जो ये दो बॉडीज टकरा रही हैं इनका मास क्या है, इक्वल मास है इनका, ए ऑफ इक्वल मासेस, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में देखो V1 का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, V1 का फॉर्मूला आया ट्वाइस ऑफ M2U2 प्लस M1 माइनस M2U1 अपॉन M1 प्लस M2। और V2 का फॉर्मूला कितना आया, V2 हमने निकाला कितना, ट्वाइस ऑफ M1U1 प्लस M2 कितना है, M2 माइनस M1U2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आया ना। तो अब दोनों बॉडीज का मास क्या है, सेम है, तो मास सेम होने का मतलब M1 जो है वो M2 के बराबर है, इसको M लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V1 बराबर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ MU2, और ये M माइनस M जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म कितनी होगी, जीरो, और अपॉन M प्लस M कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ M। तो V1 की वैल्यू आ गई U2 के बराबर, ठीक है। अब V2 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ MU1, और ये तो जीरो हो जाएगा M माइनस M अपॉन ट्वाइस ऑफ M, तो V2 की वैल्यू आ गई U1 के बराबर। इसका मतलब है अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हुआ और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो रिजल्ट क्या निकलेगा, बॉडीज, ठीक है, एक्सचेंज वेलोसिटीज, बॉडीज एक्सचेंज वेलोसिटीज। देखो जो सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन वो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट की होगी, और जो फर्स्ट की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन वो आफ्टर कोलिजन सेकंड की वेलोसिटी बन गई। तो अगर सेम मास होगा तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। अब सेकंड केस यहाँ पे लेते हैं। सेकंड केस में बोल रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग केस है कि व्हेन टारगेट बॉडी जिस पे टक्कर लग रही है, ठीक है, व्हेन टारगेट बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी को टारगेट करेगी ना, जैसे ये यहाँ पे एक रेस्ट पे है बॉडी, ये रेस्ट पे, और एक बॉडी आ रही है यहाँ से, इस तरह से एक रेस्ट वाली बॉडी को इस तरह से टक्कर मार रही है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है कि व्हेन टारगेट बॉडी M2 इज इनिशियली एट रेस्ट, मान लीजिए कार है वो खड़ी हुई है और एक ट्रक आ रहा है पूरी स्पीड से, ट्रक ने कार को टक्कर मार के उड़ा दिया। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी, टारगेट बॉडी M2 इज रेस्ट, मतलब U2 की वैल्यू क्या है, बिफोर कोलिजन मतलब U2 की स्पीड जो है वो जीरो है, तो U2 जीरो रख देना है। तो यहाँ पे अगर हम U2 की वैल्यू जीरो रखें तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 आ जाएगा M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2।
और V2 कितना आ जाएगा, U2 0 है तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसमें भी हम केस ले लेते हैं, M2 रेस्ट पे है और इसमें सब केस, इसमें एक केस ले लेते हैं, M2 रेस्ट पे है और दोनों बॉडीज का मास सेम है, मतलब एक ऑल्टो कार रेस्ट पे और दूसरी ऑल्टो कार उसे टक्कर मार रही है, इस केस में हमने ये ले लिया। तो उस केस में क्या होगा, m माइनस एम जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। पहले वाले की वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। अगर एक ऑल्टो कार दूसरी ऑल्टो कार को टक्कर मारती है जो कि रेस्ट पे है, तो पहले वाली ऑल्टो कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, और दूसरे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, निकालते हैं। तो V2 क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ M U1 अपॉन ट्वाइस ऑफ M प्लस M 2M, और जो पहले की वेलोसिटी थी वो रेस्ट वाले की वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर हुआ, समझ रहे हो ना कहानी। बी, अगर M1 जो है वो M2 के बराबर है, मतलब सॉरी M1 ज्यादा है M2 से, मतलब एक क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे एक बोलेरो जो है वो ऑल्टो कार, जो एक ऑल्टो कार रेस्ट पे है और एक तेज स्पीड में बोलेरो आ रही है और वो उसको टक्कर से मार के उड़ा रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो बोलेरो नहीं ट्रक ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ट्रक, क्योंकि हम मान रहे हैं कि M1 ज्यादा है। तो एक ऑल्टो कार रेस्ट पे है और एक ट्रक आ रहा है पूरी स्पीड से और उस ट्रक उस ऑल्टो कार को टक्कर मार रहा है जो रेस्ट पे है। तो उस केस में ट्रक और ऑल्टो कार की स्पीड क्या होगी आफ्टर कोलिजन। तो अगर ट्रक की स्पीड की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, अगर M1 M2 से ज्यादा है तो M2 को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब एक ट्रक के रिस्पेक्ट में ऑल्टो का मास नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो V1 कितना हो जाएगा, M2 की वैल्यू जीरो ले लो लगभग, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, तो ये आ गया M1U1 अपॉन M1, क्योंकि M2 तो हमने जीरो ले लिया, तो उस केस में ये वेलोसिटी आ जाएगी, सॉरी 2 भी तो है, ट्वाइस है ना ये, सॉरी ये तो U1 ही आएगा। V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 है ट्वाइस ऑफ M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, M2 तो जीरो है तो M1 आ गया, तो M1 से M1 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ U1। तो ध्यान से समझना है कि एक ऑल्टो कार रेस्ट पे है और एक ट्रक आ रहा है पूरी स्पीड से, और वो पूरी स्पीड से ट्रक क्या कर रहा है, उस ऑल्टो कार को टक्कर मार रहा है। तो जो ट्रक है उसकी स्पीड कितनी रहेगी, उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी थी, लेकिन जो ऑल्टो है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जितनी ट्रक की स्पीड है उसकी डबल हो जाएगी। एंड लास्ट केस देखिए, लास्ट केस भी समझ लीजिए। लास्ट केस में बोल रहा हूं कि M1 जो है वो बहुत कम है M2 से, तो M1 को क्या कर सकते हैं, M1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रक खड़ा हुआ है बहुत भारी, एक ट्रक खड़ा हुआ है और एक ऑल्टो कार आ रही है, ट्रक रेस्ट पे, और एक ऑल्टो कार आ रही है पूरी स्पीड से और उस ट्रक को टक्कर मार रही है। तो ऑल्टो कार का मास तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे हम, तो V1 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, M1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो V1 की वेलोसिटी आ जाएगी माइनस का M2U1 अपॉन M1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो M2, तो ये आ गया माइनस का U1। मतलब जो ऑल्टो कार की स्पीड है उसका नेगेटिव हो जाएगा, और ट्रक की स्पीड निकालें आफ्टर कोलिजन, तो ट्रक की स्पीड क्या हो जाएगी, M1 को तो नेग्लेक्ट कर दिया, M1 जीरो हो गया, तो ट्रक की स्पीड आ गई जीरो। तो ट्रक तो हिलने वाला है नहीं, लेकिन जो ऑल्टो कार है वो जिस स्पीड से आ रही थी उसी स्पीड से टकरा के वापस चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो इस तरह से हम केसेस पढ़ते हैं किसके, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के। तो ये सारे ढेर सारे केसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक टॉपिक और है जिसके बारे में हमने बात करनी है इलास्टिक कोलिजन में, वो टॉपिक है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ध्यान से समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम डिनोट करते हैं किससे, ई से, और जो ई हमारे पास होता है ये रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है V2 माइनस V1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है U1 माइनस U2। क्लियर हुआ। तो अगर कोई बोलता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। अच्छा, अलग अलग केस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, तो हमें पता है इलास्टिक कोलिजन, जब हमने अभी डिस्कस किया इलास्टिक कोलिजन के बारे में, ये हमने डिस्कस किया इलास्टिक कोलिजन के बारे में, तो वहां पे दोनों रेशियो क्या है, बराबर आए इलास्टिक कोलिजन में। तो ध्यान रखना है इलास्टिक कोलिजन में दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं कि फॉर इलास्टिक कोलिजन V2 माइनस V1 जो होता है वो U1 माइनस U2 के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया।
तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये तो हमने प्रूफ किया। अच्छा, अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन की जब बात करेंगे तो हमने प्रूफ तो नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखना है v2 माइनस वी1 लेस देन होता है u1 माइनस u2 से। तो जो e की वैल्यू है, e की वैल्यू क्या होती है, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। तो u1 माइनस u2 बड़ा है, ऊपर वाली टर्म छोटी है, तो e की वैल्यू 1 से छोटी आती है इन इलास्टिक कोलिजन में। क्लियर हुआ। एक लास्ट बात कर लेते हैं, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर कोई परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो बॉडीज जो होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होती है, चिपक जाती हैं एक दूसरे से और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। तो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी तो v1 किसके बराबर हो जाएगा, v2 के, मतलब v लिख सकते हैं। तो v2 माइनस वी1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, और इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इन इलास्टिक के लिए क्या होती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए क्या होती है। तो अगर ये हमें पता है तो हम एग्जाम में कर सकते हैं। बहुत ही इजी डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कैसे निकलता है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन जो है वो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ये है, एक बॉडी है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, सॉरी इलास्टिक की बात कर रहे हैं ना, इन इलास्टिक तो नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो देखिए जैसे ये है m1 मास, इसकी स्पीड कितनी है u1, ये है m2 मास, इसकी स्पीड कितनी है u2। ये दोनों एक दूसरे से टकराए और टकराने के बाद क्या हुआ, एक बॉडी इस तरह से चली गई और एक बॉडी इधर की डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ 1 डायमेंशन में होता तो बॉडी इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन ये क्या है, ये 2 डायमेंशन में है। तो एक बॉडी इधर जाएगी, जैसे कैरम कॉइन होते हैं ना, कैरम कॉइन में क्या होता है, एक बॉडी उधर जाती है, एक बॉडी इधर जाती है। तो मान लीजिए पहली बॉडी जो है वो इधर गई, तो मैं इसको इस तरह से बड़ा इधर बना देता हूँ यहाँ पे दोबारा से। ये है m1, ठीक है, और ये गया हमारा m2। तो ये है m2 की स्पीड v2 और ये है m1 की स्पीड v1। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा कितना, v1 cos थीटा 1, और ये हो जाएगा v2 sin थीटा 2 v1। और इसे भी हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। ये एंगल ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 2, तो ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos v2 sin वर्टिकल है ना, sin थीटा 2। क्लियर हुआ। तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये टकराने के बाद 2 अलग अलग डायमेंशन में जा रही है। अब देखिए इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लगाएं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्स कंपोनेंट बिफोर कोलिजन बराबर एल्जेब्रिक सम ऑफ y कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो x कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, m1 u1 प्लस m2 u2। ये एल्जेब्रिक सम आ गया x कंपोनेंट बिफोर कोलिजन बराबर, अब एल्जेब्रिक सम ऑफ y कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन, सॉरी x कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, x ही कंपोनेंट का आफ्टर कोलिजन एल्जेब्रिक सम। तो x कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे है v1 कितना है, ये v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2। तो ये हो जाएगा m1 v1 cos थीटा 1, m1 v1 cos थीटा 1, और ये हो जाएगा m2 v2 cos थीटा 2। क्लियर हुआ। तो ये हमारी बनी पहली इक्वेशन। सेकंड हम बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो y एक्सिस पे भी लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ y कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन बराबर एल्जेब्रिक सम ऑफ y कंपोनेंट, सॉरी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो y कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम बिफोर कोलिजन कितना है, 0 0, क्योंकि y का एक्सिस पे तो मूव ही नहीं कर रहा है वो बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन y कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम कितना आएगा, m1 v1 sin थीटा 1, कितना आ जाएगा m1 v1 sin थीटा 1
माइनस का m2v2 साइन थीटा 2। ठीक है, माइनस इसलिए किया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। तो यहां से हमारे पास आ गया m1v1 साइन थीटा 1 बराबर m2v2 साइन थीटा 2। तो ये बनी हमारी इक्वेशन सेकंड। क्लियर हुआ? अब हमें पता है लीनियर मोमेंटम के अलावा क्या कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व है तो m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये क्या आएगी? थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास कितनी अननोन क्वांटिटीज है? हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटीज है। कौन कौन सी? v1 v2 थीटा 1 थीटा 2, ये हमारे पास अननोन क्वांटिटीज है। तो इक्वेशन कितनी है? 3 इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन से 4 क्वांटिटीज तो सॉल्व हो नहीं सकती क्योंकि 3 ही वेरिएबल होने चाहिए 3 इक्वेशन है तो, लेकिन वेरिएबल 4 है, इक्वेशन है 3, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें अगर एक्सपेरिमेंटली अगर हम इन चारों में से एक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बाकी 3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो डेरिवेशन है ये इतना ही रहेगा। यहाँ पे लिख देना है कि सिंस देयर आर 4 वेरिएबल्स 4 अननोन क्वांटिटीज which cannot be calculated by using the 3 equation, तो हमें क्या करना पड़ेगा? by measuring one of the 4 unknown, ठीक है, experimentally the values of other 3 unknowns can be solved। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली पता कर लें तो बाकी 3 की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन क्या होता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी सा डेरिवेशन है इसका, सिर्फ समझना है गेम को कि क्या चल रहा है 2 डायमेंशन में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन के बारे में 1 डायमेंशन में। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आएगा।